हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जनरल साइंस में अपन ने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि अपना जनरल साइंस आरआरबी जेई और एसएससी जेई दोनों को कंबाइंड फॉर्म के अंदर लेकर चल रहे हैं, दोनों को पैरेलली साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो अपना मिक्स क्वेश्चन का आपका प्रीवियस जो सेशन था, जिसमें अपन ने एआई बेस्ड क्वेश्चन किए जो कि ट्विस्टेड लैंग्वेज के साथ में थे। आज कुछ क्वेश्चन है जो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के हैं, आरआरबी जेई में भी जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए, साथ में कुछ एआई जनरेटेड न्यू क्वेश्चन भी है। तो मैं कहूंगा कि मिक्स लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आज जनरल साइंस तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, ठीक है। दोनों एग्जाम है अपनी, दोनों एग्जाम को पैरेलली टारगेट कर रहे हैं अपन, एसएससी जेई का भी और आरआरबी जेई का भी, ठीक है। तो फटाफट से सभी स्टूडेंट लाइव कनेक्ट हो जाएंगे ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। गुड आफ्टरनून डियर। ऑडियो और वीडियो सभी को क्लियर है? फटाफट से कमेंट ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट से ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अपने प्रीवियस ईयर के अंदर एसएससी जेई में अभी जो है कि भाई कम पूछे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में से, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है लगभग आपके सामने पुट कर दिया जाता है। पीरियोडिक टेबल से पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेटल्स, जो आपके मेटल भी हैं, मेटलॉइड भी हैं और नॉन मेटल भी हैं, कौन से ब्लॉक के अंदर हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु और अधातु किस ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं? मतलब तीनों जो है किसी एक ब्लॉक के लिए बताओ कि कौन से ब्लॉक के अंदर धातु भी है, उपधातु भी है और अधातु भी, ठीक है। अच्छा, एस ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ, हम बोले कि भाई कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्स टर्म यूज करके चलता हूं, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं? अभी तक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, स्टार्टिंग के अंदर हम बोलते हैं कि भाई जो 118 एलिमेंट जो है अभी वर्तमान के अंदर हेनरी मोजले की टेबल है। इससे पहले जो मेंडेलीव ने बनाई, उससे पहले न्यूलैंड ने ऑक्टेव दिए, उससे भी पहले डोबर्नियर के ट्राइड आई। तो स्टार्टिंग जो जर्नी है, डोबर्नियर ने ट्राइड दिए, उसके बाद में न्यूलैंड ने ऑक्टेव दिए, उसके बाद में मेंडेलीव ने जो है पीरियोडिक टेबल है उसका इजाद किया, और उसके बाद में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हेनरी मोजले द्वारा बनाई गई, वर्तमान में 118 एलिमेंट है जो खोजे जा चुके हैं, आगे भी खोजे जाएंगे, अभी 118 है। उन 118 में से एस ब्लॉक के अंदर कितने हैं? 13 है। पी ब्लॉक के अंदर कितने हैं? 37 है। अच्छा, अगर डी ब्लॉक की बात करें तो 40 एलिमेंट है। अगर एफ ब्लॉक की बात करें तो कितने एलिमेंट हैं? जो अपने टोटल 14 एलिमेंट है। 14 इंटू 14 दैट इज 28, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किस ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फटाफट से आंसर करो। डी ब्लॉक आंसर आ रहा है, डी ब्लॉक, ठीक है। विवेक कुमार जी आ गए हैं, अविनाश कुमार गुप्ता जी आ गए हैं। फटाफट से सेशन को शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर सकें। यहां पर अपन कंप्लीट जो है हर वे के अंदर तैयार करें जनरल साइंस को, मतलब एआई जनरेटेड क्वेश्चन भी हैं, एसएससी के भी पीवाईक्यू हैं, आरआरबी के भी पीवाईक्यू हैं। तो आपकी मैं मानता हूं कि 360 डिग्री जो है प्रिपरेशन यहां से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एस और पी है उनको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव जो एलिमेंट्स हैं एस और पी ब्लॉक दोनों कंबाइंड, अगर इनको अपन ऐड कर दें तो, ठीक है। अच्छा, यहां पर बोला गया मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल तीनों प्रेजेंट होते हैं। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक बता रहे हैं अविनाश जी, डी ब्लॉक के अंदर जो है आपके नॉन मेटल है वो प्रेजेंट, जो अपन मेटलॉइड बोलकर चलते हैं, मेटलॉइड केवल और केवल पी ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है। तो इस बेसिस पर आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, डी ब्लॉक आंसर नहीं होगा यहां पर, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा इसको माइंड में रख के चलना है कि आपको यहां पर ऑप्शन के अंदर जो है मेटलॉइड ये दे दिया यहां पर। अच्छा, टोटल अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो टोटल मेटल
मेटलॉइड और नॉन मेटल कितने कितने परसेंट हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। मेटलॉइड कितने हैं, 7 मेटलॉइड है। अगर नॉन मेटल की बात करें तो 20 हैं। और यहां पर अगर मेटल की बात करें तो कितने मेटल बच गए बाद में, आपके टोटल जो 118 एलिमेंट है तो 91 मेटल्स बच गए, ठीक है ना। तो जो पी ब्लॉक है उसके अंदर नॉन मेटल है जो प्रेजेंट है, नॉन मेटल प्रेजेंट है, मेटल भी प्रेजेंट है और मेटलॉइड, मेटलॉइड केवल और केवल पी ब्लॉक। आपको सीधा डायरेक्ट आंसर मिल रहा था यहां पर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पी ब्लॉक होगा, हाँ बिल्कुल पी ब्लॉक होगा, ठीक है। अब सिंपल है, कोई ज्यादा टफ लेवल क्वेश्चन नहीं बोलूंगा मैं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर कौन सा होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब यहां से कुछ भी अलग क्वेश्चन फॉर्म होता है तो आप इजीली कर सकते हो। यहां पर एसपीडीएफ ब्लॉक के अलावा कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व करके अगर डायरेक्ट एबीसीडी मार्क करके चलोगे तो आगे क्वेश्चन है उनके अंदर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो आपको टोटल इससे जो नियर बाई जो बैकग्राउंड है उसको क्लियर करके चलना है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो यहां पर आपको कंप्लीट है, थ्योरेटिकली भी दिया गया है। ये आपका जो 29 नवंबर को मैंने बताया आपको फुल डे जो आपका एसएससी जेई के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास चलेगी, ठीक है ना। 9 AM से स्टार्ट होकर के 12+ आवर, 12+ आवर। तो ये रिमाइंडर सेट कर लेना आपको, एसएससी जेई का फुल डे मैराथन चलेगा आपका, ठीक है। टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया 20+ टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज हैं जिसके अंदर 400+ आपके टेस्ट हैं और कंटिन्यूअसली जो ऐड होते जा रहे हैं, जो भी आपकी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके अंदर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। यहां पर मैंने आपको बताया कि पैनल का पीडीएफ है उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पैनल का पीडीएफ है उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी कितने स्टूडेंट हैं, सेशन को शेयर कर दो भाई फटाफट से। केवल 3 स्टूडेंट हैं जो अभी फिलहाल लाइव हैं। 2500 वैकेंसी अपनी आरआरबी के हैं, उनके अंदर केवल 3 स्टूडेंट हैं जो अभी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं। 2-3 स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं। भाई 2500+ वैकेंसी आपकी हैं, उसके बाद में अभी जो कल अपना आरआरबी का रिजल्ट है एक बारी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो भी एग्जाम के अंदर इसको लाइटली ले रहे हैं। अभी अपनी आरआरबी जेई के अंदर, आरआरबी जेई 2025 कितनी वैकेंसी, 2500+ वैकेंसी। और जिनको ये डाउट है कि ये वैकेंसी जिनको कम लग रही है, ये अगली बार इससे भी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अभी जो रिजल्ट आया है देख लेना, वापस से पीडीएफ पलट के देख लेना, जो एनटीपीसी यूजी का रिजल्ट आया है उसके अंदर कट ऑफ जो है, अगर इसके भरोसे रहोगे कि आरआरबी जेई के अंदर 65 से 70 स्कोर कर लोगे और सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा, तो ये चीज दिमाग से बाहर निकाल देना भाई। ये अब की बार भी नहीं होगा, इससे अगली बार भी नहीं होगा, और अगली बार इससे भी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। ये नंबर ऑफ वैकेंसी अगर कम लग रही है और मैकेनिकल को ये कम लग रही है, तो इसके आपको मतलब सबसे वर्स्ट कंडीशन में अगर बोलूंगा कि इस वैकेंसी के अंदर सबसे ज्यादा जिनकी वैकेंसी है वो मैकेनिकल की वैकेंसी है। इनके अंदर हाईएस्ट जो वैकेंसी है वो मैकेनिकल की है। अगर कम सिविल वाले बोलते कि ये कम है तब तो वाजिब भी था, मैकेनिकल के लिए कम नहीं है। और इससे भी ज्यादा जो है अभी खराब कंडीशन होने वाली है अगर इस बार सिलेक्शन नहीं लिया है तो। और ये जो माइंडसेट है 75-70 इसके बीच में जो है आपका सीबीटी 1 निकल जाएगा। सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर कब करोगे, जब सीबीटी 1 के लिए आपको क्लियर करके आगे पहुंचाया जाए तभी तो सीबीटी 2 में पार्टिसिपेट करोगे। आगे पहुंचाया ही नहीं जाने दिया जाएगा आपको, तब क्या करोगे। सीबीटी 1 ये 75 ये देख लेना, कट ऑफ देख लेना एनटीपीसी यूजी की, कल ही रिजल्ट आया है, ये 75 से 80 नॉर्मल है। और यहां पर ये जोन जो आप देख रहे हो आरआरबी जेई के अंदर कि डेंजर जोन कौन सा है और सेफ जोन कौन सा है, कोई भी सेफ नहीं है, कोई सा भी सेफ नहीं है। सारे जोन हैं वो सभी डेंजर हैं, सभी डेंजर जोन है और इससे भी कॉम्प्लिकेटेड होंगे आगे। यहां पर जो कट ऑफ है माइंडसेट अगर 95+ ये माइंडसेट लेकर चलोगे ना, तब जाकर के 85+ का स्कोर कर पाओगे, तब जाके आरआरबी जेई सीबीटी 1 के अंदर क्लियरिटी आएगी। ये कट ऑफ देख लेना, जिनको भी अगर माइंडसेट ये है कि इनके अंदर क्लियर कर लेंगे कि 85 क्वेश्चन कर जाओगे और 70+ 75 नंबर है वो आपके सीबीटी 1 में आ जाएंगे और टेक्निकल पढ़ के सीबीटी 2 दे लेंगे अपन। ये माइंडसेट है तो उसको हटा लेना। यहां पर जो कट ऑफ है 88+, हाँ 88+ बिल्कुल, ये देख लेना। जिनका भी अगर थोड़ा बहुत भी जिनको डाउट है
एनटीपीसी यूजी की कट ऑफ देख लेना, और आगे जो भी पेपर आए, चाहे वो अपने यूजी का हो, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट वाला जो आपका यूजी की है या फिर ग्रेजुएट लेवल की है, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों लेवल की जो आपकी एनटीपीसी की है उनकी कट ऑफ देख लेना, और आगे भी कट ऑफ आएगी, अभी डी ग्रुप का एग्जाम होगा उसकी भी कट ऑफ देख लेना। एएलपी की अगर इनकी बात को मैं छोड़ रहा हूं, एएलपी जेई की, डी ग्रुप की भी कट ऑफ देख लेना, यहां पर 30,000 प्लस वैकेंसी है, उसकी कट ऑफ देख लेना। ये जो माइंडसेट है 75 65 65 वाला, इससे बेटर है यहां पर सीबीटी 1 अटेम्प्ट ही मत करो। ये स्कोर आ रहा है 65 70 वाला, कोई मतलब नहीं है, ये स्कोर कोई मतलब नहीं है। ये माइंडसेट लेकर के चलोगे तभी 85 प्लस स्कोर कर पाओगे। और यहां पर है जो वेटेज है, अगर मैं जनरल साइंस की बात करूं, भाई मैथ में तो आप सिलेबस का इसका कोई जरूरी नहीं है, मतलब कि आपको कंप्लीट जो है भाई कोर्स लेकर के करना है। आप प्रैक्टिस सेशन में तो मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्रैक्टिस सेशन के अंदर इतने लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे? एटलीस्ट मान लो आपकी थ्योरी क्लियर है भैया, आपको थ्योरी मैटर आपका क्लियर है, आपको कंप्लीट थ्योरी पता है, तो इसके अंदर यहां पर आपको मैं चैलेंजिंग क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। यहां पर चैलेंजिंग क्वेश्चन है, उनको अटेम्प्ट करके दिखाओ। देखें यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन, कल का आपका जो सेशन था कहीं पर ट्राई कर लेना, आप कहीं पर भी आपको क्वेश्चन अगर मैच करता हुआ मिल जाए तो यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करोगे तभी आपके लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज नंबर ऑफ वैकेंसी देखोगे कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसी कम है तो ये कॉम्प्लिकेटेड, नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये स्कोर आपका प्रीवियस देख लेना, आप कट ऑफ किसी की भी कट ऑफ देख लेना, आप टेक्नीशियन की कट ऑफ देख लेना, और टेक्नीशियन की जो स्थिति है अभी वो आरआरबी जेई पर जाएगी। टेक्नीशियन के अंदर देख लेना कट ऑफ कितना गया है आपका। तो ये तो माइंडसेट है कि भाई सेफ है क्या, 75-80 के बीच में सेफ है क्या, वो प्रीवियस का था, पिछली बार था आरआरबी जेई 2024 की। अगर मैं बात करूं आरआरबी जेई 2024 की बात करूं, तब यह था कि भाई आपने 75 से 80 स्कोर कर लिया है तो ठीक है, आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, मतलब आप अगर डीएमएस की पोस्ट भी नहीं मिलेगी तो कुछ पोस्टों के लिए अप्लाई कर ले जाओगे। अब की बार ऐसा नहीं है लेकिन, और इससे अगली बार इससे भी ज्यादा गड़बड़ है, ये आप ध्यान में रख लेना कि साइंस के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई आपको अगर कोई सा भी टॉपिक है वो नहीं आ रहा है कि भाई हमारे को तो ये टॉपिक नहीं आ रहा है, एक टॉपिक नहीं आ रहा है, इसके लिए हम सिलेबस जो आपको कंप्लीट कोर्स लेने की नीड नहीं है। आपको कंप्लीट कोर्स है कि भाई अगर मतलब मैक्सिमम होगा आपका 500-600 के अराउंड लगभग कोर्स है, वो आपका कोर्स होगा, तो वो भी अगर लेने का नीड नहीं है कि हमें तो एक चैप्टर पढ़ना है, भाई बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ना है, 5 चैप्टर पढ़ने हैं, 2 चैप्टर पढ़ने हैं, उनके लिए हमें कोर्स लेने की नीड नहीं है। तो आपको जो सजेशन प्रोवाइड करने के लिए बोला है उनके अंदर भी लगभग आपका न्यूट्रल रिस्पॉन्स ही है। सभी सर एसएससी जेई में लगे हुए हैं, एग्जाम है 3 से 6 तक। एसएससी जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई के लिए भी इक्वल लेवल पर इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेई का अगर मैं मानकर चलूं कि एसएससी जेई के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन है वो जनरल साइंस के आएंगे, और एसएससी जेई के अंदर भी अभी जो कट ऑफ का सिनेरियो है वो ये मानकर चलना 150 वाली रेंज है, उसके अंदर लाई करेगी ये रेंज। मतलब आप जो है 130-40 वाला जो रेंज है उससे बियॉन्ड जाएगी, क्योंकि आरआरबी के अंदर जो सीबीटी 2 के अंदर जो स्टूडेंट हैं जो सिलेक्टेड नहीं हुए हैं वो सब पार्टिसिपेट करेंगे एसएससी जेई के अंदर। तो यहां पर टेक्निकल भी उनका प्रिपेयर है, और नॉन टेक्निकल के लिए मैथ जो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है तो उनके लिए दिक्कत नहीं है, केवल और केवल रीजनिंग है एसएससी जेई के अंदर। ठीक है, तो यहां पर जो जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है पार्टिसिपेट करोगे, मतलब आप प्रीवियस का देखना, एआई बेस्ड आपको क्वेश्चन करवाए हैं, एसएससी जेई के करवाए, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक आपको कि भाई हमारे को सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं, कोर्स लेने का कोई नीड नहीं है। कोर्स के लिए मैंने बताया कोर्स का कोई नीड नहीं है, अगर आपको हमें कोर्स है इस पर ये जो आपको हाफ अमाउंट है इसका भी देने का नीड नहीं है कि हमें को एक चैप्टर, हमें को जेनेटिक्स नहीं आता हुई हमारे को, बाकी सारे टॉपिक आते हैं, तो स्पेसिफिक टॉपिक भी आपको अलग से पढ़ाया है, मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, और इतना इन डीप है कि उससे बियॉन्ड थ्योरेटिकल मैटर में कोई क्वेश्चन उसके अलावा नहीं है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए इसके अंदर। जब तक आप प्रॉब्लम को ओपनली नहीं बताओगे तब तक उसका रिजोल्यूशन भी नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम को आपको ओपनली बताना पड़ेगा कि भाई आपको कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक है थ्योरी का, कि भाई हमारे को तो कुछ 4-5 टॉपिक हैं थ्योरी के वो नहीं आते, उनके अलावा सारे आते हैं, तो अपन थ्योरेटिकल मैटर कवर कर लेंगे। कि भाई एमसीक्यू प्रैक्टिस है, पीवाईक्यू तो हमने मल्टीपल टाइम्स कर लिए, उसके अलावा नए क्वेश्चन चाहिए, तब सॉल्यूशन है। लेकिन विदाउट आप उस पर अगर विचार नहीं करते हो तब इसका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा।
और वही है, वो कट ऑफ रेंज है, वो तो लाई करेगी उस रेंज के अंदर। तो इस पर थोड़ा सा विचार करना आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं सबको पार्टिसिपेट करो इसके अंदर, और जो है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करते हैं अभी फिलहाल के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिस पर मैं जो आपको आंसर कर रहा हूं, वो आपको थॉट प्रोसेस है, उसके बेसिस पर कितना भी एआई आ जाए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। फिलहाल के लिए आंसर करो कि मिरर की जो इमेज है, ऑब्जेक्ट की साइज और जो इमेज की साइज है वो इक्वल रहती है। और ये क्या यूज किया है, ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड यूज किया, ऑलवेज इक्वल। निम्नलिखित में से कौन से दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा बिंब के आकार के समान होता है, ऑलवेज वर्ड यूज किया है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल अवतल दोनों। इस वर्ड है, इस वर्ड को मार्क करके आंसर करना। प्लेन मिरर बिल्कुल सही है। अब इनमें कुछ स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी मतलब बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके फिर जो है लॉस होता है। जैसे अविनाश कुमार गुप्ता जी हैं, वो बढ़िया पार्टिसिपेट करते हैं डेली। विवेक कुमार जी हैं। प्लेन बिल्कुल सही है, ऑलवेज वर्ड यूज किया है, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, प्लेन मिरर, ठीक है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी बिल्कुल सही, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पर आपको जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कंप्लीट। अच्छा, यहां पर भी जो है मिरर का जो टॉपिक है, मिरर और लेंस लाइट है, उसको कंप्लीटली मैंने 3 आवर के अंदर फ्री आपका यूट्यूब पर 3 आवर के अंदर कंप्लीट आपका लाइट का चैप्टर, क्योंकि लाइट ऐसा टॉपिक है, क्योंकि एज ए मैकेनिकलिस्ट जो है मेरे को खुद को पता है इसके बारे में कि भाई अपना लाइट का टॉपिक अपन नहीं पढ़ते हैं मैकेनिकल में, इसलिए स्पेसिफिक मैंने लाइट का जो 3 आवर है अलग से आपको कंप्लीट बताया है इसके बारे में। तो आप स्पेसिफिक इसको देखो भाई, जिनका मतलब कोर्स अगर उनकी नीड नहीं है तो इससे कंप्लीट करो। आपको कहीं पर जो है साइन कन्वेंशन उसको आपको कंप्लीट बताया गया, इन डीप बताया गया। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको वाटर सोल्यूबल और फेट सोल्यूबल दोनों विटामिन है वो लिख दो। वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, और फेट सोल्यूबल कौन से होते हैं, फेट सोल्यूबल कौन से होते हैं, फेट सोल्यूबल कौन से होते हैं। इसको अपन कीड़ा करके याद रखते हैं, कोई भी ट्रिक आप याद रख सकते हो। मल्टीपल मैंने ट्रिक्स भी आपको प्रोवाइड की हैं कि भाई और भी सिलेबस और भी अपने पास में सब्जेक्ट यहां पर रहते हैं, तो मल्टीपल में अपने पास में अगर यहां पर ट्रिक हो तो आप इजीली अंडरस्टैंडिंग जो है उसको इंप्रूव कर सकते हो। तो इसमें बताना है कि जल में घुलनशील कौन सा है, कॉनकेव में 2R में होता है ओनली, हाँ ओनली का लिखा हुआ, इसमें ऑलवेज वर्ड यूज किया गया था क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा सा हल्का सा लैंग्वेज के अंदर ट्विस्ट आता है तो ऑप्शंस के अंदर भी वेरिएशन जनरेट होना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको बताना है कि वाटर सोल्यूबल कौन सा है। वाटर सोल्यूबल के लिए आंसर आ रहा है सबका, सी आंसर, प्रीवियस का आंसर है सी आंसर, ठीक है। इसका कौन सा आंसर होगा, फटाफट से आंसर करो। इसका तो आंसर बता भी दिया आपको, जल में घुलनशील है बी और सी। फेट सोल्यूबल है तो आप कीड़ा से याद रखते हैं के ई डी और ए, ठीक है ना। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। बी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यहां पर ओड इवन को भी आप अगर कलेक्ट करते हैं यहां पर कि मतलब जैसे आपको फेट और वाटर के अंदर अगर यहां पर कंफ्यूजन भी होता है तो बाई ऑप्शन भी के ई डी ए, इनके अलावा एक ऑप्शन है जिनके अंदर बी और सी आएगा, तो ओड इवन से भी इसको हटा सकते थे। अगर एग्जैक्टली इनके अंदर कंफ्यूजन भी हो जाए कि भाई फेट से कौन सा है वाटर से कौन सा है, तब भी आंसर आ सकता है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये यहां पर आपको जो है एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अच्छा हिंदी आपका जो इश्यू था उसको भी रिजोल्व कर दिया गया है कि भाई हिंदी के अंदर इंग्लिश के अंदर तो वो भी दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर्ड स्टोमा। स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा क्या है यूज, मतलब क्या फंक्शनिंग अगर मैं बोलूं स्टोमेटा की, मतलब CO2 को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। मतलब प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम क्या बोलते चलते हैं कि CO2 को एब्जॉर्ब किया और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड की। ये कौन प्रोवाइड करता है, स्टोमेटा का फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये आपको इंपोर्टेंट बताना है कि एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है, नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल होता है, वैक्यूल होती है, वैक्यूल के लिए मैंने बताया
कि कुछ प्लांट्स के अंदर तो 90 to 95% पार्ट भी कवर कर लेता है। तो कौन सा नहीं है फिर? एक ही ऑप्शन बचा फिर, ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा नहीं है? जो है वो सारे आपको पता है, तो कौन सा नहीं है उसको आंसर कर सकते हो आप। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको यहां पर एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। फंक्शनिंग है वो भी आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। एंटीबायोटिक्स है, उसके लिए पूछा गया है कि भाई किस टाइप के इंफेक्शन है। एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल फॉर विच टाइप ऑफ इंफेक्शन, किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक जो है लाभप्रद होती है। एंटीबायोटिक की अगर मैं बात करूं तो एंटीबायोटिक अपन जो मेनली जो है कि बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाए, या फिर हम बोलें कि अगर फंगल इंफेक्शन हो जाए, या फिर अपन बोलकर चलते हैं कि आपको सिंपली प्रोटोजोआ रिलेटेड अगर कोई डिजीज हो, तो उसके लिए भी अपन जो है एंटीबैक्टीरियल जो यहां पर एंटीबायोटिक्स है उनका यूज करते हैं। एंटीबायोटिक जो है, तो यहां पर जो किसके लिए संक्रमण के लिए, किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक जो है लाभप्रद होती है या यूजफुल है। तो इनके अंदर ऑप्शन चेक कर लो फिर कौन सा है। ओनली बैक्टीरिया, ओनली वायरस, बैक्टीरिया एंड वायरस। तो बैक्टीरिया वायरस इन दो ऑप्शन के अंदर ही आपको कंफ्यूज किया गया है, बस सिंपल सी बात है। बाकी ऑप्शन तो दिए भी नहीं गए। कौन सा आंसर होगा? बैक्टीरियल, बैक्टीरिया। ठीक है, ए आंसर आ रहा है सबका। ठीक है, ए आंसर आ रहा है। दैट इज सिंपल है। इनके अंदर तो कंफ्यूजन जो जनरेट की गई है कि भाई बैक्टीरिया और वायरस के लिए किया गया है मेनली। मतलब अगर ऑप्शन इनके साथ में भी देता तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन अगर ट्विस्ट होता है कि एंटीबायोटिक्स के अंदर आपको यहां पर फंगस और प्रोटोजोआ भी देता है कंबाइंड फॉर्म के अंदर, तो बोथ एबीसी भी देता है, तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है कि कंप्लीट जो है एंटीबायोटिक्स जो है अपन बैक्टीरियल, फंगल और जो प्रोटोजोआ रिलेटेड जो डिजीज होती है उनके लिए यूज करते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है, निम्नलिखित में से श्वसन कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है? हीट रिलीज होती है, सिंपल सी बात है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर हीट रिलीज होती है, तो हीट रिलीज होती है तो कौन सी हो गई? दैट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। ठीक है, सिंपल है। इसके लिए लिखाए हुए एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल हैं, वो भी आपको लिखाए गए हैं नोट्स के अंदर, बाकायदा मैंने आपको डिस्प्ले करके भी बताया है। उष्माक्षेपी, यहां से आपको पता लग जाएगा उष्माक्षेपी और उष्माशोषी, मतलब अवशोषित कर रही है उष्मा को। उष्मा को अवशोषित हीट की टर्म्स के अंदर या फिर लाइट की टर्म्स के अंदर, दोनों को, मतलब लाइट को अगर एब्जॉर्ब करके, यूवी को एब्जॉर्ब करके अगर डिकम्पोज हो जाता है जो कोई भी एलिमेंट है, तो उसको हम बोलते हैं कि अब उष्मा का अवशोषण कर लिया, उष्मा को शोषित कर लिया, उसके बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, या फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया फिर हीट रिलीज हो रही है, दैट मींस क्षेपी है। ठीक है ना। तो कौन सा आंसर आ रहा है? ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। ए इज द करेक्ट आंसर। सबका आ रहा है ए आंसर, बहुत बढ़िया। विवेक कुमार जी दे रहे हैं ए आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, सबको आंसर देना भाई। आप गलत सही दे रहे हो वो एक अलग इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। गलत भी आता है आपको एटलीस्ट याद रहेगा कि हाँ जो अपना आंसर है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, यहां प्लाज्मोडियम कहां पे आ गया? मलेरिया के लिए बता रहे हैं शायद, प्रोटोजोआ का नाम आया तो बी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सिक्स्थ के अंदर जो है यहां पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है शोषण का प्रोसेस, दैट इज एक्सोथर्मिक। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग। हीट का फ्लो है, दो निकायों के मध्य उष्मा का प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? मतलब हीट फ्लो कर रही है तो वो किसकी वजह से जो है हीट फ्लो करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो डिफरेंस है उसकी वजह से सारा झोल है डिफरेंस का है। कि अगर मान लो वोल्टेज के अंदर डिफरेंस है तो मैंने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देते हैं। अगर टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस है दैट मीन्स हीट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। अगर यहां पर प्रेशर के अंदर डिफरेंस है दैट मीन्स विंड का फ्लो होना शुरू हो जाता है। डिफरेंस है वो मेजर रोल प्ले करता है, मतलब डिफरेंस है वो एक्सेलरेट करता है, प्रमोट करता है चीजों को कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाए। जैसे ही आप प्रेशर ड्रॉप करते हो ट्यूब्स के अंदर भी जो लिक्विड है वो अप डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो कौन सा होगा?
6 का ए कैसे होगा, 6 का ए कैसे होगा? निम्नलिखित में से श्वसन कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है? हीट रिलीज हो रही है, श्वसन की जो प्रक्रिया है हीट रिलीज हो रही है, तो हीट रिलीज हो रही है दैट मींस एक्सोथर्मिक है। हीट अगर एब्जॉर्ब करके बाद में पार्टिकल्स जो न्यू प्रोडक्ट है उनका फॉर्मेशन हो रहा होता, तब अपन बोलते हैं उष्माशोषी है। श्वसन की जो प्रक्रिया है रेस्पिरेशन है, उसको हम एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज हो रही होती है। आई चीज समझ में? एक्सोथर्मिक। टेम्परेचर डिफरेंस, हीट जब रिलीज हो रही होती है उस टाइम पर अपन बोलते हैं कि भाई अगर प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन के बाद में हीट रिलीज होती है, दैट टाइम कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक, मतलब उष्मा रिलीज हुई है। कोई डाउट है? सिंपल है तो अपन पढ़ के चलते हैं इनके बारे में। तो टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। एक्सोथर्मिक के जो एग्जाम्पल लिखाए हुए उनको भी ध्यान से अपन रीड कर लेना आप, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा उत्सर्जित होती है उष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सभी दहन अभिक्रियाएं उष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं हैं। श्वसन एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया ही है क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है। महत्वपूर्ण है कि प्रकाश संश्लेषण एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल मैटर है, इसको आप रीड कर लेना एक बार। यहां पर कौन सा आंसर दे रहे हैं? 7th के अंदर आंसर दे रहे हैं 2 मिनट के लिए बाहर। टेम्परेचर डिफरेंस 7th के अंदर कौन सा आंसर दे रहे हैं? दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है ना। सिंपल पूछा गया था, तो इनके बारे में भी आइडिया रखना। वोल्टेज डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंस, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सी इज द करेक्ट आंसर। खारे खाना खाते हैं उसके बाद में या श्वसन की प्रक्रिया है, उसके बाद में आपके सामने ऊर्जा आ रही होती है, तो ऊर्जा दैट मीन्स हीट का फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है। सिंपल बोलकर चलते हैं अपन, ठीक है ना। तो श्वसन की प्रक्रिया अगर बंद कर दोगे तो उस टाइम पर आप में एनर्जी नहीं आएगी भाई, तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, एनर्जी यहां पर इटसेल्फ रिलीज हो रही होती है एनर्जी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? कौन सा एक सेल है जिनके अंदर, एक सेल कौन सा है? प्लाज्मोडियम के लिए भी बोलकर चलते हैं अपन, मलेरिया का जो अपन बोलकर चलते हैं प्रोटोजोआ होता है वो भी यूनिसेल्युलर ही होता है। यहां पर तो सिंपल पूछा गया है। फटाफट से आंसर करो, देख 2 and 3। 2 and 3 कौन से का आंसर दे रहे हैं? 2 and 3 8 के अंदर आंसर दे रहे हैं, 8 के अंदर आंसर दे रहे हैं। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम सभी जो हैं एक कोशिकीय हैं, प्लाज्मोडियम भी एक कोशिकीय है। तो इसमें क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तीनों ही है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? 2 and 3। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना भी है ही, प्लाज्मोडियम भी है, सभी एक कोशिकीय हैं, तो सभी करेक्ट आ जाएंगे फिर इसके अंदर। डी आ जाएगा, डी आ जाएगा।
गोपाल प्रजापति जी हैं, गोपाल प्रजापति जी का रिस्पॉन्स नहीं आया। क्लियरिटी हुई आपको मतलब रेस्पिरेशन के अंदर? गोपाल प्रजापति जी बताएंगे कि अभी जो आपको रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसके अंदर क्लियरिटी आई या नहीं आई आपका, कि भाई अपन क्यों बोल रहे हैं इस वजह से। दूसरा चलो मैं आपको अलग एंगल से सोच के बताता हूं उसके बारे में, अलग एंगल से सोच के बताता हूं, वापस देखना रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में कि भाई ये उष्माक्षेपी क्यों है, क्यों मैं इसको एक्सोथर्मिक बोल रहा हूं, क्यों मैं एक्सोथर्मिक बोल रहा हूं, ठीक है ना। समझना, मैं बोल रहा हूं C6H12O6 ग्लूकोज है, यहां पर मैंने ऑक्सीजन इंटेक किया, केमिकल इक्वेशन को बाद में बैलेंस करते रहेंगे। C6H12O6 ग्लूकोज अपने पास में प्रेजेंट है, अब उस ग्लूकोज को अपने को पाचन करना है, पचित करना है, श्वसन अभिक्रिया हमने स्टार्ट करी, दैट मीन्स ऑक्सीजन हमने इंटेक किया, ऑक्सीजन इंटेक किया, इसका आउटपुट क्या होगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे, प्लस वाटर रिलीज होगा, प्लस यहां पर हीट या एनर्जी, कोई भी फॉर्मूला लिख सकता हूं, हीट भी बोल सकता हूं या एनर्जी भी बोल सकता हूं, हीट भी या एनर्जी किसी भी फॉर्म के अंदर। अब ये जो आपको केमिकल इक्वेशन के हिसाब से सोचो, मतलब आपको मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूं उसकी बजाय, मतलब अगर जो टेक्निकल टर्म्स के अंदर समझो कि एक्सोथर्मिक क्यों है। ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, भले से जो यहां पर CO2H2 है उनको बैलेंस करें, फिलहाल रफली समझो आप कि ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया, हमने ऑक्सीजन इंटेक किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, ठीक है ना। अब ये केमिकल इक्वेशन मैंने लिख दिया, ये केमिकल इक्वेशन किसकी है, रेस्पिरेशन की है। अब रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, और जहां पर हीट रिलीज हो रही होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अभी जो गोपाल प्रजापति जी हैं उन वो रिस्पॉन्ड करो, देखें अगर प्रेजेंट है यहां पर तो। गोपाल प्रजापति जी अगर यहां पर प्रेजेंट हैं तो फटाफट से रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है ना। इसको केमिकल इक्वेशन को आप जो है बैलेंस भी कर सकते हो, यहां पर बैलेंस कर देता हूं मैं इसको, यहां पर जैसे 6O2 है, 6CO2, ठीक है, तो ये जो है मैंने रेस्पिरेशन का इक्वेशन लिख दिया। अब यहां पर ये हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, जो रेस्पिरेशन का इक्वेशन है उसको मैंने लिख दिया कि ऑक्सीजन को इंटेक किया, मतलब सिंपल अगर थ्योरेटिकल टर्म में बताऊं, ऑक्सीजन इंटेक किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया आपने, ठीक है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन का, प्रोसेस में यही करते हो, ऑक्सीजन इंटेक किया और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज कर दिया, तो इसको मैंने जो है केमिस्ट्री के टर्म के अंदर इक्वेशन के अंदर लिख दिया। अब हीट रिलीज हो रही है, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो इस वे से समझना ज्यादा क्लियरिटी आ पाएगी, इस तरीके से समझने की कोशिश करना रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, ठीक है ना, कि एक्सोथर्मिक क्यों है एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन पुट किए हो, क्वेश्चन पुट करना जरूरी है, डिस्कस करोगे तभी क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। इस वे से समझो, चाहे से आप जो है थ्योरेटिकली समझो, काफी जो है इसके प्रोसेस हैं, किसी भी वे से अपन जो है आर्ग्यूमेंट्स को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियरिटी आई यहां पर 8 के अंदर जो है आपका सभी जो है डी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल था, ठीक है ना। ये प्रीवियस क्वेश्चन के रिगार्ड है, तो इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो है आंसर जो है एक्सप्लेन करके भी लिखा हुआ है, मतलब कोई भी क्वेश्चन के बाद अगर डाउट रहता है यहां पर तो एक बार रीड जरूर कर लें आप, जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी रीड कर लें, फिर भी नहीं समझ में आता है वापस से पुट करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कि अपने पास में एन नंबर ऑफ मेथड्स हैं जिनके थ्रू अपन इसको ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जनरली कॉज्ड बाई वायरस, कि वायरस के द्वारा कौन सी डिजीज है जो जनरली होती है, तो बाकी सारी जो है बैक्टीरियल डिजीज है, केवल एक है जो वायरस डिजीज है, यहां ऑप्शन में देख पा रहा हूं जितना मैं, तो कौन सी है वो फटाफट से बता दो, और उसका नाम भी बता दो कि इसका कॉजिंग एजेंट कौन सा है, इसका कॉजिंग एजेंट कौन सा है। फटाफट से बताओ दे कौन सा जिसका इसका
कॉजिंग एजेंट कौन सा है इसका, दैट इज नाइन्थ के अंदर दे रहे हैं, ए आंसर दे रहे हैं। मॉस्किटो, ठीक है, पेल्वी रिबोवायरस बोलते हैं हम, ठीक है ना, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी तीन जो है बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया के थ्रू जो है कोज होती है, ठीक है। नाइन्थ के अंदर आंसर दे रहे हैं, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहां पर आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को किसका मिक्सर होता है ये बताना है आपको। एक्वारेजिया इज द मिक्सर ऑफ, एक्वारेजिया है किसका मिक्सर होता है। अच्छा, एक्वारेजिया है, इससे रिलेटेड और भी मैं आपको जानकारी है वो सारी प्रोवाइड कर देता हूं। अगर मैं बोलूं कि अम्लगम, अम्ल राज के लिए पूछा गया है, अम्ल गम पूछूं अगर मैं आपको, तो क्या बोलोगे कि Hg है उसको मेटल के साथ में हर मेटल को डिसॉल्व कर देता है केवल और केवल आयरन को छोड़ करके, केवल और केवल आयरन को छोड़ करके। आयरन को डिसॉल्व नहीं कर पाता, उसके अलावा जो है सभी को डिसॉल्व कर देता है। कौन? Hg, मेटल के साथ में मिलाओगे डिसॉल्व कर देगा, इसलिए क्या बोलते हैं, अम्लगम बोलते हैं। अच्छा, अम्ल राज, अच्छा अम्लों का राजा, अम्लों का राजा किसको बोलते हैं, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा किसको बोलते हैं, दैट इज H2SO4, ठीक है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोवाइड करता है वाटर के साथ में। अगर इसको आप H प्लस आयन लोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोवाइड करेगा, इस वजह से अम्लों का राजा कहा जाता है, ठीक है ना। अम्ल मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अच्छा, पेट का अम्ल कौन सा होता है, पेट का अम्ल कौन सा होता है, दैट इज HCl, ठीक है। और यहां पर जो पूछा गया है एक्वारेजिया के लिए, दैट इज HCl प्लस HNO3। किस किस रेशियो के अंदर होते हैं, 3:1 के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। मतलब जिसके 3 नहीं है वो लगा दो, जिसके है उसके रहने दो, ठीक है ना। तो इनका रेशियो है वो भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, 3HCl 1 HNO3, ठीक। तो इसके अंदर कौन सा आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आंसर दैट इज डी, बिल्कुल सही है। दैट इज कंसंट्रेटेड जो HCl है और नाइट्रिक एसिड है, डी इज द करेक्ट आंसर। किस रेशियो के अंदर, इस टाइप से याद रखो कि जिसके अंदर 3 नहीं है वहां तो लगा दो, जहां पर है वहां पर नहीं लगाना है। तो 3:1 है, 1:3 का नहीं हो जाए, ये ध्यान में रखना है अगर रेशियो पूछा जाए तब, ठीक है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब इस कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट कैसे करते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आपको ऐसे नहीं है कि वाटर बीकर में जो आप जो है डायरेक्ट बीकर के अंदर आपने एसिड ले लिया उसमें वाटर ऐड कर रहे हो, रिवर्स प्रोसेस करना है, वाटर ऐड करना है, वाटर आपको बल्क में लेना है, मतलब एज ए सॉल्वेंट जो है वाटर यूज करना है, उसमें सोल्यूट है आप जो है एसिड ऐड करोगे क्योंकि हीट रिलीज होती है मैक्सिमम अमाउंट, इस वजह से जो है डी इज द करेक्ट आंसर। जो प्रीवियस डिस्कशन कर चुके हैं यहां पर इस पर, तो यहां पर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही वाला है वो बताना है आपको। फ्यूज इज जनरली प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस, बिल्कुल सही बात है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। द फ्यूज इज जनरली प्लेस्ड इन पैरेलल विद द डिवाइस, ये तो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों पैरेलल बोल दिया सीरीज बोल दिया, पता है तब तो कर दोगे क्रॉस, ठीक है ना। तो पैरेलल के अंदर नहीं किया जाता, सीरीज के अंदर किया जाता ताकि एक्सिस करंट हो तो उसको सर्किट को ब्रेक कर दे, ठीक है ना। वोल्टेज अपने को डिफरेंस सेम नहीं रखना है, करंट है अगर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर रहता है यहां पर तो उसको सर्किट को ब्रेक कर दे। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई थोड़ी ना होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी तो फ्यूज वायर है वो मेल्ट होगा, हाई होगा तो ये खुद ही नहीं होगा, बाकी वायर सारे सर्किट है वो उड़ जाएगा, फ्यूज वायर बचेगा आपके पास में, क्या ही मतलब रह जाता है, फिर सेफ्टी कहां पर होगी। लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है और ये भी गलत है, और सही वाला बताना है, तो सही कौन सा हो गया, केवल और केवल एक सही है, ओनली वन इज द करेक्ट, ठीक है ना। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो 11 में कौन सा आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, ठीक है ना। 11 के अंदर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आइए समझ में, ये जो है एक्सप्लेन करके भी लिखा हुआ है थ्योरेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अब की बार इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वाला बताना है आपको। अंड प्रजक जो है
जंतु विकसित शिशु को जन्म नहीं देते। सही है, विकसित शिशु को जन्म देंगे तब जो है अंडे के थ्रू थोड़ी ना होगा। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। सही है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फॉर्क, एक्सटर्नल होता है, बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। एसेक्सुअल हो गया तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, और फर्टिलाइजेशन ही हो गया तब एसेक्सुअल थोड़ी ना होगा फिर। तो इनकरेक्ट देखना है, तो बाकी तीन करेक्ट हैं, ये वाला इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट है मतलब ये सही है। फिर इनकरेक्ट ही आपको जो है पिक करना था कि भाई फर्टिलाइजेशन ही हो गया तो फिर एसेक्सुअल कैसे हुआ, एसेक्सुअल ही हो गया तो फर्टिलाइजेशन थोड़ी ना होगा। वर्ड ही अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल था एकदम से, सिंपल लैंग्वेज थी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो है एक्सप्लेन करके भी लिखा हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर आपको दिया हुआ है कि व्हाट इज द कॉज अराइज इन मायोपिया। मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। मायोपिया में क्या होती है, जो आईज की बॉल होती है वो बिगर साइज की आई बॉल बन जाती है, मतलब ये मेन रीजन होता है यहां पर। इसका कॉज अगर मैं बोलकर चलूं, बिगर साइज आई बॉल, बिगर साइज आई बॉल, इसका आंसर करो फटाफट से। आई बॉल है उसकी साइज है वो बड़ी हो जाती है। आई बॉल की जो बडिंग, बडिंग पीबी प्लस एस एन, अच्छा यहां जो आप फ्यूज वायर के लिए लिख रहे हैं कौन सा जो मटेरियल है जो यूज होता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा नियर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट के लिए भी बता दो कि मायोपिया के अंदर, मायोपिया की बात करूं तो नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट क्लियर होता है, और फार ऑब्जेक्ट या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मैं अगर बोलूं कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या फार ऑब्जेक्ट मैं बोल देता हूं कि मतलब पास में कोई ऑब्जेक्ट है वो तो क्लियर दिखाई देगा, लेकिन कोई अगर दूरी पर है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है या फिर फार ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, दैट इज नॉट क्लियर। दिस इज द प्रॉब्लम, दैट इज नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, और इसके लिए कौन सा आंसर दे रहे हैं 13 के अंदर, ए आंसर दे रहे हैं, कॉनकेव लेंस यूज होता है। बिल्कुल सही बात है, कॉनकेव लेंस है इसके लिए यूज किया जाता है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस आई, ठीक है ना, इसी से रिलेट कर सकते थे क्योंकि बिगर साइज ऑफ आई बॉल दैट इज एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आई लेंस का कर्वेचर है वो ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। दोनों रिलेट कर रहे हैं, कोज रिलेट कर रहे हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा लेंस कौन सा यूज होता है, यहां पर ये भी लिखते हुए यहां पर लेंस कौन सा यूज होता है, दैट इज कॉनकेव लेंस, बहुत बढ़िया। ठीक है, कॉनकेव लेंस। इस टाइप से जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसका मतलब रिजोल्व करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज लेते हैं। अब इन इंफॉर्मेशन में से कोई सी भी आती है अगर मायोपिया में तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इजीली आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है ना, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, इसके अलावा भी नियर बाई कोई क्वेश्चन आता है तो इजीली सही कर पाओगे। ठीक है ना, तो ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है, कॉनकेव लेंस यूज होता है, यह आपको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निम्न में से कौन सा अम्ल जलीय विलयन के प्रति अणु सर्वाधिक H+ आयन छोड़ता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिलीज द हाईएस्ट नंबर ऑफ H+ आयन पर मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जो अम्लों का राजा है वही है, वही H+ आयन मैक्सिमम देगा। ऑप्शन इस टाइप से सेट किए हुए हैं भाई, ऑप्शन इस टाइप से सेट किए हुए हैं, तो यहां पर मैक्सिमम आयन कौन देगा, जो अम्लों का राजा है, इसी वजह से तो अम्लों का राजा है। कौन सा है अभी बताया है जस्ट। फर्स्ट आंसर दे रहे हैं किरण जी, फर्स्ट आंसर दे रहे हैं 14 नंबर में फर्स्ट आंसर दे रहे हैं। अभी तो बताया था आपको अम्लों का राजा किसको कहा जाता है, H2SO4 को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में, इस वजह से है। बी इज द करेक्ट आंसर। सब इंटरकनेक्टेड है क्वेश्चन, बस आपको इसके बैकग्राउंड में जाकर के देखना है एक बारी, बाकी आपको सब क्वेश्चन सिमिलर दिखेंगे फिर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां जो है एक्सप्लेन करके भी लिखा हुआ है यहां पर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मेटल एक्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट कर जा रहा है, दैट मींस हाईली रिएक्टिव है,
हाईली रिएक्टिव है, दैट मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू मेटलर्जिकल प्रोसेस किया जाता होगा इसका, फिर सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। ए मेटल एक्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड फॉर्म्स ए कंबंसबल, जो गैस है, दहन जो गैस है वो बनाती है। एक्स इज लाइकली टू बी आयरन, सोडियम, कॉपर, जिंक। कौन सा है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो यहां पर जो ऑप्शन सेट किए हैं इसने, उनके अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसको मेटलर्जिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू प्योर मेटल अचीव किया जाता है, वही आंसर है। हिंट भी दे दिया मैंने आपको, सोडियम आंसर आ रहा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। कौन सी गैस रिलीज होती है? H2 गैस रिलीज होती है, ठीक है ना। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी का आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों गुण दर्शाता है? विच एलिमेंट शोज प्रॉपर्टी सिमिलर टू बोथ मेटल एंड नॉन मेटल? तो मेटल और नॉन मेटल दोनों है, दैट मीन्स मेटलोइड है, उपधातु है। कितनी है टोटल उपधातु? 7 हैं। कौन कौन सी 7 हैं वो भी लिख दो। उन 7 में से एक ऑप्शन दिया हुआ है, उन 7 में से एक ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर। उस एक को छोड़ देता हूं, बाकी मैं सारी लिख देता हूं। जो ऑप्शन है उसको छोड़ देता हूं, उसके अलावा बाकी सारी लिख देता हूं। फटाफट से आप भी लिखो यहां पर। यहां पर जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहां पर जो 7 मेटलोइड में लिख रहा हूं वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि टोटल मेटलोइड्स हैं कितने हैं? टोटल 7 हैं। किसी का आंसर आया अभी तक? एक यहां पर जो फर्स्ट नंबर पे है, वही आंसर है। किसका आंसर आया? 7 आंसर आ गए 16 के अंदर। बी, 16 के अंदर बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, दैट इज सिलिकॉन। बी इज द करेक्ट आंसर। मेटल और नॉन मेटल द ट्रांजिशन है, मतलब मेटल है उससे नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल आप पूरी देखोगे, हेनरी मोजले की जो पीरियोडिक टेबल देखोगे, मेटल से नॉन मेटल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन है, इसके बीच में कुछ मेटल ऐसे आते हैं, कुछ कितने 7 ऐसे आते हैं जो दोनों की तरह बिहेव शो करते हैं। मतलब जो मेटल है उससे ट्रांजिशन फेज जा रही है नॉन मेटल की तरफ। यहां पर जो आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर है, आप अगर इस साइड के अंदर देखोगे तो आप जो मेटल्स आपको शो होंगे, यहां पर आपको नॉन मेटल शो होंगे। अब ये ट्रांजिशन के बीच के अंदर एक ऐसी फेज आती है कि वो ना तो मेटल है ना नॉन मेटल है, वो दोनों ही है। तो वो दोनों ही है, तो उप धातु है, वो मेटल की तरह भी बिहेव करता है और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन से 7 है वो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। कौन कौन से 91 मेटल है, कौन कौन से 20 है वो नॉन मेटल है। ये मेटल है, ये नॉन मेटल, ठीक है ना। और मेटलॉइड कितने हैं? 7 है। कौन कौन से हैं याद रखना है। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन करके भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन बाय इंप्लॉइंग द प्रिंसिपल ऑफ इकोरेंसिंग। मतलब सिंपल सी है, ये पिक करो, किसके द्वारा किया जाता है? डेप्थ ऑफ ओशियन है, कौन सा डिवाइस है उसके थ्रू अपन मेजरमेंट डिवाइस से क्वेश्चन पुट कर देता है, एसएससीबी और आरआरबी भी, ठीक है ना। तो सिंपल है, कौन सा है, कौन सा आंसर दे रहे हैं? दैट इज सिंपल है, काफी बार पढ़ा होगा आपने इसके बारे में तो, क्योंकि मैनोमीटर तो अपन पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स में ही पढ़ते हैं। मैनोमीटर तो प्रेशर मेजरिंग के लिए, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पर आपको एक्सप्लेन करके भी दिया हुआ है। विच कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन आई प्राइमरली जो गवर्न करता है द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द रेटिना। मतलब लाइट का अमाउंट कितना इंटर करेगा
वो आइरिस है, रेटिना पर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है बता दें हम। जो सेलेरी मसल है वो कितना कंप्रेस करना है, कितना एक्सपांड करना है, वो वर्क करती हैं, ठीक है ना। तो दैट इज आइरिस है, कितना अमाउंट ऑफ जो लाइट है वो इंटर करेगा, दैट इज बाई आइरिस, ठीक है ना। अल्टीमीटर इज यूज टू हाइट, बहुत बढ़िया। सारों के बारे में आपको जो है मेजरमेंट डिवाइसेज हैं, आपको बाकायदा बॉक्स बना करके मैंने लिखाया हुआ है। उससे बाहर लगभग रेयर टू रेयर, रेयरेस्ट बोलूंगा मैं अगर, लगभग न के बराबर चांस है कि वहां पर आपको पूछा जाएगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो आपको सिलेबस है, मैं बता रहा हूं आपको, आरआरबी का अपना कॉम्बो बैच है जेई प्लस एएलपी। जेई प्लस एएलपी तो लिखने के लिए बाकायदा कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल एग्जाम कोई सी भी हो, सबके लिए जनरल साइंस है, यहां आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कवर कर लिया, तो इसके बाद तो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर सिंपल सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन है जो धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की प्रकृति का सही वर्णन करता है। विच स्टेटमेंट जो आपका करेक्टली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट लाइन। जो अपन ने फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल पढ़ते हैं, राइट हैंड रूल पढ़ते हैं कि जो लाइंस होती हैं दैट आर लाइंस आर पैरेलल टू द कंडक्टर, लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक लाइंस जो होती है उनका सेंटर सेम रहता है, सर्किल इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कंडक्टर नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट टू द साउथ पोल। या फिर बोला हुआ है रेखाएं धारा की दिशा में चालक से दूर जाने वाले सर्पिल बनाती हैं, ठीक है। रूल भी बताया आपको, फ्लेमिंग का जो थंब रूल है आइरिस, प्रीवियस का आंसर कर रहे हैं आइरिस, ठीक ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, दैट इज द लाइंस फॉर्म कोसेंट्रिक सर्किल इन ए प्लेन, परपेंडिकुलर रहती है कंडक्टर की, परपेंडिकुलर बताते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एफ बी आई तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पर आपको एक्सप्लेन करके भी लिखा हुआ है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बताना है कौन सी अक्रिय गैस यूज होती है यहां पर, तो सिंपल दैट इज रेडोन, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर जो एक्सप्लेन करके भी लिखा हुआ है, ए वुडन स्पून is dipped in a cup of ice cream, its other end will become cold by the process of conduction, become cold by the process of convection, cold by the process of radiation, not become cold। इस क्वेश्चन को इस टाइप से फॉर्म किया गया है कि अगर आपने स्टार्टिंग वर्ड पिक कर लिया तो आप इजीली कर ले जाओगे, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं कहूंगा कि एकदम से स्टूपिड टाइप क्वेश्चन है, यहां पर आप पिक कर लोगे, इस वर्ड को पिक कर लोगे स्टार्टिंग के अंदर। ये क्या क्या है, वुडन दिया हुआ है, स्पून है, वुडन स्पून है, तो वुडन है तो हीट का कंडक्शन करेगी या कंडक्शन ही नहीं करेगी, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नॉट बिकम कोल्ड, ठीक है, कंडक्टर थोड़ी ना है, वुडन स्पून, वर्ड आप स्टार्टिंग का वर्ड ही पिक कर लेंगे तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सिंपल था, कोई ज्यादा क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है बस, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया 29 नवंबर को अपनी, ठीक है, 9 AM से आपकी 12 प्लस आवर तक चलेगी एसएससी जेई की, जिसमें टैग प्लस नॉन टैग दोनों ही, टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल भी, मतलब कंप्लीट एसएससी जेई के पीवाई क्यों आप मानकर चलेंगे, कंप्लीट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, ठीक है ना। फुल डे अपनी मैराथन है, तो रिमाइंडर है उसको ऐड कर लेना एसएससी जेई के लिए स्पेसिफिक, ठीक है। महापैक के अंदर मैंने आपको बता दिया कंप्लीट मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस है क्वेश्चन की आपको करने के लिए, यहां पर सोर्स अवेलेबल है, ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए। यहां पैनल का पीडीएफ है अभी का, ये प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको जस्ट क्लास के बाद में, ठीक है, पैनल का पीडीएफ। और कुछ भी क्वेश्चन है प्रीवियस जैसे आपने पूछा उसके रिगार्ड, कोई भी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन अगर माइंड के अंदर आता है उसको डिस्कस करें बाकायदा कि भाई क्यों है ये क्वेश्चन, मैंने आपको आंसर कर दिया यहां पर, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है भाई,
और एडिशनल अपन क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट कर सकते हैं, तो उसके अपन बिल्कुल इस पर डिस्कस करेंगे, आप यहां पर भेज सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन आपको उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो उसको प्रैक्टिस कन्वर्ट करो भाई, पहले थ्योरेटिकल मैटर को कवर करो। थ्योरेटिकल मैटर कवर नहीं किया हुआ है, उसके बावजूद भी जो है आप जो लापरवाही कर रहे हो, तो उसके लिए आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो उसके बाद, ठीक है। तो कोर्स अगर नहीं किया हुआ है, कंप्लीट नोट्स लिखना है भाई, नोट्स खुद के लिखे हुए होने चाहिए, कंप्लीट नोट्स आपके खुद के लिखे हुए होने चाहिए हर सब्जेक्ट के। प्रिंट निकाल लिए, पीडीएफ ले लिए, उनसे नहीं होगा। उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बनेंगे, और शॉर्ट नोट्स के बाद में जो आपका है एमसीक्यू प्रैक्टिस है, और उसके बाद में टेस्ट सीरीज है, उसके बाद में टेस्ट सीरीज है। और इस प्रोसेस को यहां पर रिपीट करते रहना, फिर इस साइकिल को रिपीट करते रहना, ठीक है ना। और यहां पर जो है बार बार के अंदर हिट करते रहना है, फिर शॉर्ट नोट्स यहां पर हिट करते रहना है। अगर इस प्रोसेस के अंदर नहीं हो, अगर नोट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तब सीरियस होने की जरूरत है सीबीटी 1 के लिए। यह मैंने आपको बताया कि यह टारगेट लेकर के चलना है, तभी जो 85 प्लस वाली रेंज के अंदर लाई कर पाओगे, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा सा विचार करना है, ठीक है। तो आज के सेशन को फिर यहीं पे बाइंड करते हैं फिर, ठीक है। और कुछ डाउट है क्वेश्चन के रिगार्ड तो फटाफट से पुट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन के रिगार्ड अपना, अगर आपको एडिशनल डाउट है कि अपन ने स्पीड से अगर कर दिया हो, कोई भी डाउट आता है वापस पुट कर सकते हो आप। आपको बिल्कुल जो है रिस्पॉन्ड किया जाएगा, चाहे यहां पर वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आप चाहे नीचे जो आपको कमेंट का ऑप्शन रहता है लाइव एंड होने के बाद में, और यहां पर भी टेलीग्राम पर भी आपको जो है पुट कर सकते हो डायरेक्ट, कोई भी क्वेश्चन के रिगार्ड डाउट है पुट करो चाहे, ठीक है ना। तो आज के सेशन को फिर यहीं पे बाइंड करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर। 40 आउट ऑफ 15 टेस्ट, बहुत बढ़िया। इसी को इंप्रूव करते जाना डियर, सिलेक्शन जो है उसकी तरफ अप्रोच करना शुरू कर दोगे आप। ओके, थैंक यू डियर।